So next topic in this chapter is clean payment transaction. So clean payment transaction जो है वो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में उसका ओवरव्यू समझा था और वो इतना सा टॉपिक है, इसमें जस्ट हम थोड़ा सा प्रोसेस डिटेल में देखेंगे एंड बस टॉपिक छोटा सा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. सो क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें आप कोई भी फाइनेंस इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप बैंक से कुछ भी फंडिंग नहीं ले रहे हो, आप जस्ट एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हो. इसमें बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो सिर्फ होती है कि फंड्स को क्लियर करने में, कि जो इम्पोर्टर से रिसीव हुआ है वो एक्सपोर्टर को पहुंचाने तक का बैंक का रोल होता है. बैंक ना कोई फंडिंग करता है, ना ही बैंक डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डील करता है. क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि 2 तरह के होते हैं, पेमेंट इन एडवांस एंड ओपन अकाउंट. पेमेंट इन एडवांस क्या होता है कि अभी डील हमारी स्टार्ट हुई है, गुड्स अभी जाने हैं, पैसे पहले भेज दिए इम्पोर्टर ने. तो इस केस में क्या है, रिस्क किसको सबसे कम है? एक्सपोर्टर को सबसे कम रिस्क है, बिकॉज उसने गुड्स बाद में भेजने हैं बट उसको पेमेंट जो है वो पहले रिसीव हो चुकी है. इस टाइप की ट्रांजेक्शन कब होएगी? जब एक्सपोर्टर जो हो वो हमारा रेप्यूटेड पर्सन है, कि एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एंटिटी है एक्सपोर्टर, ताकि उसके ऊपर इम्पोर्टर का ट्रस्ट बन जाए कि हाँ कि इस बंदे ने अगर पैसे लिए हैं तो ये बंदा मुझे दे देगा. एंड एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर की डीलिंग जो है वो न्यू होती है मोस्टली, तभी हम एडवांस पेमेंट लेते हैं. ठीक है. सो यही पेमेंट इन एडवांस में ये होता है कि आप पैसे पहले ले लेते हो एंड देन आप बाद में सामान भेजते हो उनको. प्रोसेस फ्लो इसमें कैसे चलेगा? सबसे पहले क्या हुआ है, इम्पोर्टर ने फंड्स भेजे अपने बैंक को. इम्पोर्टर के बैंक से फंड गए हैं कहाँ पे? वो गए हैं एक्सपोर्टर के बैंक में. एक्सपोर्टर के बैंक से कहाँ गए फंड्स? एक्सपोर्टर के पास. एंड देन एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स की मूवमेंट करी है, कस्टम कस्टम क्लियरेंस वगैरह की सारी फॉर्मेलिटी करी है एंड गुड्स इम्पोर्टर के पास पहुंच गई. एंड आफ्टर दैट जो है एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इम्पोर्टर को दे दिए, बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर में नहीं हुई. अब क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमारा कोई भी एक्सपोर्टर को कुछ भी रिस्क नहीं है, बिकॉज उसको पेमेंट पहले ही रिसीव हो चुकी है. जो भी डिसएडवांटेजेस क्या है कि इम्पोर्टर को जो है वो रिस्क ज्यादा है, बिकॉज उसने पेमेंट पहले कर दी. एक्सपोर्टर ने अभी गुड्स नहीं भेजे, हो सकता है गुड्स आए और वो गुड्स डैमेज हो, या जो उसने मंगवाए हैं उस क्वालिटी के ना निकले. काफी ज्यादा रिस्क इम्पोर्टर के पार्ट पे होता है. एंड जब हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी आती है. मान लो मैंने 2 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो 2 महीने पहले जो मैंने पेमेंट करी है, अब वो पैसे अगर मैं कंपनी के इन्वेस्ट कर देती गई तो मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग होती. अब मैंने वो अर्निंग छोड़ के मैंने क्या करा है, एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट करी है, तो इम्पोर्टर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है एक लॉस हो जाता है. नेक्स्ट जो हमारा क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन में टाइप है वो है ओपन अकाउंट. ओपन अकाउंट बेसिकली है कि क्रेडिट पे सेल करना. एक्सपोर्टर गुड्स सेल कर देगा इम्पोर्टर को, एंड देन जब उसको गुड्स रिसीव हो जाएंगे वो अपने फिक्स टाइम पीरियड जो भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी टर्म्स डिसाइड हुई हैं उस अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टर वो पे कर देगा. अब ओपन अकाउंट जो है वो कब होता है? नॉर्मली जब इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है, एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया एक्सपोर्टर के मन में कि हाँ अगर मैं इस बंदे को सामान भेज रहा हूँ ये मुझे पैसे पेमेंट विद टाइम कर देगा. ये होता है ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन. एंड इसका प्रोसेस जो है ये, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स भेज देगा. पहले गुड्स भेज दिए इम्पोर्टर को, देन उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले भेजने पड़ेंगे. डॉक्यूमेंट भेजेगा तभी इम्पोर्टर गुड्स जो है वो क्लियर करवा पाएगा कस्टम से अपनी कंट्री में. देन जब इम्पोर्टर को गुड्स रिसीव हो गए उसने पेमेंट कर दी अपने बैंक को, एंड इम्पोर्टर के बैंक से एक्सपोर्टर को चलेगी, एंड देन एक्सपोर्टर के पास पेमेंट लास्ट में रिसीव हुई इस ट्रांजेक्शन में. सो इस ट्रांजेक्शन में अगर हम देखें तो एडवांटेजेस किसको है कि सबसे पहले तो एक्सपोर्टर अगर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है तो क्रेडिट प्रोवाइड करने से ऑफ कोर्स उसकी सेल जो है थोड़ी बहुत बढ़ेगी, बिकॉज कैश में सेल एंड क्रेडिट में सेल में क्रेडिट वाली सेल ज्यादा हो जाती है, बिकॉज इम्पोर्टर को फायदा होता है उधर. एंड इम्पोर्टर जो है उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज उसको गुड्स पहले आएंगे देन उसने पेमेंट करनी है, तो उसको कोई रिस्क नहीं रहता है इसमें. ओपन अकाउंट में रिस्क कौन ले रहा है? एक्सपोर्टर रिस्क ले रहा है. अब हम अगर इसका रिस्क एनालिसिस देखें तो जो ओपन अकाउंट है, ओपन अकाउंट में least risk to importer. Why? Because importer is going to pay at last. Payment will happen after the goods are received. So high risk is with the exporter. And in case of advance payment, high risk is with the
इम्पोर्टर बिकॉज ही हैज टू पे फर्स्ट एंड देन जो है उसके पास गुड्स आएंगे. एंड लीस्ट रिस्क इज टू द एक्सपोर्टर इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट. सो यही था हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन. Now, next type of payment that are used in international trade are documentary collections. So, documentary collections are like most important method of payment. And इसमें क्या होता है कि अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल जो हम नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको उसका बेसिक आइडिया होगा तो आप ये टॉपिक इजीली समझ पाओगे. सो आपको मैं एक अगर रफली आइडिया दे दूं पहले कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सो देन वी कैन गो अलोंग विद दिस टॉपिक. तो हम देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. हमारे पास एक है सेलर, एक है बायर. नाउ सेलर जो है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में दिस विल बी आर एक्सपोर्टर एंड दिस गाय विल बी इम्पोर्टर. ठीक है. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा या डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में क्या होगा, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को गुड्स भेजेगा. ठीक है. इसने इसको गुड्स जो है वो भेज दिए एंड उसी के साथ एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर अपने एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा. लेट्स जस्ट से कि हमारे 1 लाख के गुड्स हैं, तो 1 लाख का बिल जो है एक्सपोर्टर ने ड्रॉ कर दिया ऑन इम्पोर्टर. नाउ एक्सपोर्टर बिल ड्रॉ करता है तो एक्सपोर्टर क्या है, ड्रॉअर ऑफ द बिल, कि एक्सपोर्टर बना के दे रहा है बिल की मैंने तेरे से इतने पैसे लेने हैं. एंड इम्पोर्टर जो है, इम्पोर्टर क्या है, इम्पोर्टर के ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है, सो ही इज द ड्रॉई ऑफ द बिल. एंड एक्सपोर्टर को पेमेंट रिसीव भी होनी है तो ये पे भी हमारा बन जाता है. ठीक है. तो एक्सपोर्टर बिल ड्रॉ करेगा इम्पोर्टर के ऊपर एंड इम्पोर्टर क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करना मीन्स कि हाँ वो अपनी लेवल ऑब्लिगेशन को मान रहा है कि मैंने आपसे इतने के 1 लाख रुपए के गुड्स लिए हैं एंड ये गुड्स के पैसे मैंने आपको देने हैं. सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि एक्सपोर्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा इम्पोर्टर के ऊपर एंड इम्पोर्टर जो है अपनी एक्सेप्ट करेगा लाइबिलिटी एंड जो भी बिल के ऊपर टर्म है. अब बिल के ऊपर टर्म हो सकती है 2 तरह की, कि या तो साइट पे या होता है यूजेंस. सो साइट वाला अगर हम देखें बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है साइट और एक होता है यूजेंस. ठीक है. साइट में क्या है कि जैसे ही उसके पास बिल हम भेजेंगे उसको तभी पेमेंट करनी पड़ेगी एंड जैसे ही वो पेमेंट कर देगा हम उसको जो है डॉक्यूमेंट दे देंगे एंड वो अपने गुड्स जाके क्लियर करवा सकता है. यूजेंस पे क्या होता है कि हम उसको एक क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं. क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देते हैं उसको, मान लो 1 महीने का 2 महीने का जितना भी हमारा क्रेडिट पीरियड हम अलाउ करते हैं उस पीरियड के बाद उसको पेमेंट करनी है. तो जब बिल उसके पास जाएगा वो बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने के बाद हम उसको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे. सो बेसिकली ये 2 तरह की ट्रांजेक्शन इसमें चलती हैं. अब इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फायदा है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होती तो एक क्रेडिट सेल ही है ना, क्योंकि जो साइट वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज, साइट वाला तो चलो मान लिया कि जैसे ही उसको बिल गया उसने साथ ही पेमेंट कर देनी है. अब दूसरा होता है यूजेंस. यूजेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, वो क्रेडिट उसको अलाउ कर रहा है. अब इसका बेनिफिट क्या होता है क्रेडिट अलाउ करने का, कि जब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया इम्पोर्टर ने कहा कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा. अब एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, एक्सपोर्टर के पास जो बिल एक्सेप्ट किया हुआ है इम्पोर्टर का, ये बिल वो क्या करवा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है अगर उसको पैसों की जरूरत पहले पड़ जाती है. तो ये फायदा हो जाता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में कि चाहे आप इम्पोर्टर को आप क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो लेकिन आपको अगर पैसे पहले चाहिए तो आप बिल को डिस्काउंट करवा के आप पेमेंट जो है अपनी ले सकते हो. एंड देन आप जिससे भी जो भी बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाओगे वो बैंक जो है पेमेंट कलेक्ट कर लेगा इम्पोर्टर से. सो दिस इज हाउ रफली दिस ट्रांजेक्शन्स गो. हम इसको डिटेल में समझेंगे. अब इसमें बैंक्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन. व्हाई, बिकॉज जो बिल ड्रॉ होता है एंड जो डॉक्यूमेंट्स जाने होते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं. सो
अब हम ये टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं विद अ ब्रीफ ओवरव्यू, राइट? हाँ जी। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई है कि एक्सपोर्टर जो है हमारा, एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग की ड्यूटी किसको दे देगा? बैंक्स को दे देगा। बिकॉज एक्सपोर्टर ने क्या करना है, एक्सपोर्टर ने जो भी कंडीशन लगा दी कि मुझे या तो पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट देने हैं या मुझे एक्सेप्टेंस के बाद डॉक्यूमेंट देने हैं, जो भी कंडीशन लगा दी उसके बेसिस पे बैंक डॉक्यूमेंट दे देगा। तो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग की ड्यूटी किसकी हो जाती है? बैंक्स की हो जाती है। लेकिन बैंक जो है पेमेंट की कोई गारंटी नहीं दे रहे, ठीक है? क्या मतलब है इसका? बैंक का बेसिक रोल क्या है इसमें कि बैंक को आपने बिल दिया कि इस पर्सन से पैसे लेके इसको डॉक्यूमेंट दे देना या इस पर्सन के साइन करवा के इसको डॉक्यूमेंट्स आप दे देना। तो बैंक इसमें जस्ट एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है। बैंक कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा कि हाँ ये पर्सन पैसे देगा, नहीं नहीं मैं गारंटी ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक जस्ट एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म रूल्स फॉर कलेक्शन, जो आईसीसी के एस्टेब्लिश्ड है, वही रूल के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपकी कलेक्शन जो है चलेंगी। अब इसमें टर्मिनोलॉजी आ जाती है इंपॉर्टेंट। टर्मिनोलॉजी फर्स्ट, ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? हमारा इंपोर्टर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जा रहा है, जिससे पैसे जो पर्सन बिल की एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, वो हमारा ड्रॉई है। एंड ड्रॉअर कौन है? एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट एक टर्म जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज द रिमिटिंग बैंक। रिमिटिंग बैंक कौन होता है? रिमिटिंग बैंक इज द बैंक ऑफ एक्सपोर्टर, राइट? वो क्या करेगा? कलेक्ट जो भी उसको प्रोसीड्स रिसीव होएंगी, राइट? जो प्रोसीड्स उसको रिसीव होएंगी वो बैंक क्या करेगा? एक्सपोर्टर को रिमिट करेगा, उसको पे करेगा। तो दैट्स वाई दिस इज द रिमिटिंग बैंक। ये क्या है? एक्सपोर्टर का बैंक है। एंड रिमिटिंग बैंक का क्या काम है कि जो भी एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट है, वो सारे रिमिटिंग बैंक इंपोर्टर को भी भेजते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज द रिमिटिंग बैंक। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिंग बैंक। अब कलेक्टिंग बैंक कौन होता है? कलेक्टिंग बैंक होता है इंपोर्टर का बैंक। एंड ये नॉर्मली किस कंट्री में होएगा? ये इंपोर्टर की कंट्री में होएगा। अब कलेक्टिंग बैंक का क्या प्रोसेस रोल है कि कलेक्ट जो रिमिटिंग बैंक है, रिमिटिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं कलेक्टिंग बैंक को। अब कलेक्टिंग बैंक ने जो भी हमारे बिल की कंडीशन है कि इंपोर्टर से आप पैसे लेके उसको डॉक्यूमेंट दो या उसकी एक्सेप्टेंस लेके डॉक्यूमेंट दे, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। तो कलेक्टिंग बैंक का क्या रोल है? इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है रिमिटिंग बैंक की, पेमेंट कलेक्ट करनी, पेमेंट उसने कलेक्ट करनी है इंपोर्टर से, एंड पेमेंट कलेक्ट करके उसने किसको दे देनी है? रिमिटिंग बैंक को दे देनी है। सो दिस इज द कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक का हमने देख लिया कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, फॉलोज इंस्ट्रक्शंस to for releasing document to importer upon payment or acceptance, and payment is sent to remitting bank फॉर एक्सपोर्टर्स अकाउंट। जब पेमेंट उसको कलेक्ट हो जाएगी वो रिमिटिंग बैंक को दे देगा एंड इंपोर्टर को वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर देगा, राइट? अब हम डिफरेंट पार्टीज के रोल समझेंगे जो कि इस ट्रांजेक्शन में जो भी पार्टीज इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं उन सबके हम रोल समझेंगे। सबसे पहला पर्सन आता है एक्सपोर्टर। अब जब भी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन की बात होगी, सबसे पहला कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होगी? बायर एंड सेलर में आपस में एग्रीमेंट होएगा। एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपको मैं आपको इतने गुड्स भेजूंगा, इतनी क्वांटिटी में भेजूंगा, ये प्राइस है। आपको ट्रांसपोर्ट की हमारी जो भी हमने पहले इनको टर्म्स पढ़ी थी वो सारी वो स्टैब्लिश कर लेंगे कि फ्रेट का खर्चा किसका है, इंश्योरेंस का खर्चा किसका है। वो सारी चीजें आपस में एग्री करके एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर अपने गुड्स भेज देगा इंपोर्टर को सेल करने के लिए। अब इसके बाद अगला रोल किसका आ जाता है? एक्सपोर्टर्स बैंक एंड जिसको हम रिमिटिंग बैंक भी कहते हैं। सो दीज रोल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है? तो एक्सपोर्टर के बैंक का सबसे पहला काम क्या है? उसने डॉक्यूमेंट्स रिमिट करने हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपोर्टर, राइट? जो भी एक्सपोर्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसने डॉक्यूमेंट्स रिमिट कर देने हैं। एंड सेकेंडली इसका ये भी काम है कि उसने चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही तरह से कंसिस्टेंटली बने भी हुए हैं या नहीं, हर डॉक्यूमेंट पे टर्म सारी जो है सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? नेक्स्ट रोल एक्सपोर्टर के बैंक का क्या होता है कि एक्सपोर्टर ने, सॉरी, रिमिटिंग बैंक ने जो है डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो है
डॉक्यूमेंट्स कौन से? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो भी कलेक्शन के रिगार्डिंग है वो कलेक्टिंग बैंक जो कि इंपोर्टर की कंट्री में बैंक है उसको भेजनी है ताकि वो अगला प्रोसेस जो है वो कर सके। एंड जब उसको पेमेंट रिसीव होगी कलेक्टिंग बैंक से रिमिटिंग बैंक ने वो पेमेंट एक्सपोर्टर को दे देनी है। तो दिस इज द रोल ऑफ एक्सपोर्टर्स बैंक जो कि काफ़ी लिमिटेड है। देन आता है बायर, इंपोर्टर, प्रोमिसर और ड्रॉई। ठीक है, अब इसके नाम हमें सबके नाम का रीजन पता होना चाहिए। बायर तो समझ आ गया कि सामान खरीद रहा है इसलिए बायर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है इसलिए हम उसको इंपोर्टर बोल रहे हैं। देन प्रोमिसर, प्रोमिसर हम उसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वो बिल में क्या कर रहा है, एक तरह से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको ये अमाउंट पे करूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बंदा एक्सेप्ट करता है वो एक प्रॉमिसर भी माना जाता है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतनी अमाउंट आपको जो है पे करूंगा। एंड देन उसको हम ड्रॉई भी कह रहे हैं बिकॉज बिल उसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है इसलिए वो हमारा ड्रॉई भी है। अब इसका काम क्या है कि इसने जो है पे करना है बिल, या तो बिल पे करना है या इसने क्या करना है एक्सेप्ट करना है कि मैं इतनी देर बाद बिल को पे करूंगा। एंड जब जो भी है इसकी जैसे जो भी कंडीशन थी वो जब कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी इसको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे एंड देन ये अपने गुड्स जो है वहां से क्लियर करवा सकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ इम्पोर्टर। अब अगर हम देखें इसमें सबसे मेन रोल अगर कोई पर्सन प्ले कर रहा है या कोई पार्टी प्ले कर रही है तो वो है इम्पोर्टर बैंक और कलेक्टिंग बैंक, क्योंकि इसने जो है डॉक्यूमेंट्स देकर पैसे लेने हैं इम्पोर्टर से। ठीक है, सो इसका रोल जो है थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री पार्टीज वी डिस्कस्ड। देखो, सबसे पहली बात, इंपोर्टर का जो बैंक होगा वो एक्ट करेगा एज एजेंट ऑफ रिमिटिंग बैंक। एजेंट क्यों बोल रहे हैं उसको? बिकॉज जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है रिमिटिंग बैंक देगा इसने जस्ट वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इंपोर्टर से पेमेंट ले लेनी है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एजेंट ऑफ रिमिटिंग बैंक। जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको वो फॉलो करनी पड़ेगी। एंड इसका अगला काम क्या है कि प्रेजेंट करना बिल इंपोर्टर को फॉर पेमेंट और एक्सेप्टेंस। जब रिमिटिंग बैंक जो है, रिमिटिंग बैंक कलेक्टिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। अब कलेक्टिंग बैंक आगे क्या करेगा? इंपोर्टर को वो बिल प्रेजेंट करेगा कि हाँ आपके ऊपर ये बिल ड्रॉ हुआ है। आप जो भी बिल के ऊपर कंडीशंस लिखी हैं या तो आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लो, या अगर ये बिल ऑफ साइट है, बिल पेबल एट साइट है, तो आप इसकी जो है पेमेंट वो कर दो। तो ये काम प्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? कलेक्टिंग बैंक करेगा, क्योंकि ये इंपोर्टर की कंट्री में है इसलिए कलेक्टिंग बैंक ये रोल प्ले कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया या उसने बिल को पे कर दिया, जो भी हमारी कंडीशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसने डॉक्यूमेंट जो है रिलीज कर देने हैं उसको। एंड डॉक्यूमेंट अगर उसको पेमेंट रिसीव होगी है जैसे इंपोर्टर से, उसने वो पेमेंट रिसीव करके क्या करनी है? रिमिटिंग बैंक को पे कर देनी है वो पेमेंट। सो ये है बेसिक बेसिक रोल ऑफ द इम्पोर्टर्स बैंक और कलेक्टिंग बैंक, अगर सारे ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो एकदम सही जा रही। तो जो हमने अभी बेसिक रोल पढ़ा है कलेक्टिंग बैंक का, ये होता है एक नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन में जब सब कुछ एज डिसाइडेड एज प्लान जो है वो सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। बट मान लो कि बिल जो है अनएक्सेप्टेड या अनपेड हो जाता है, कि मैंने इम्पोर्टर कलेक्टिंग बैंक ने इम्पोर्टर को जो है वो बिल प्रेजेंट कर दिया बट इम्पोर्टर ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, या इम्पोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था बट उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, या उसने पेमेंट नहीं करी जब वो ड्यू होगी। तो इस केस में कलेक्टिंग बैंक का रोल क्या होगा वो हम अभी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले क्या चीज है, अगर बिल हमारा अनपेड या अनकलेक्टेड अनएक्सेप्टेड हो जाता है तो फर्स्ट थिंग क्या है कि गुड्स जो है, क्योंकि गुड्स जब पोर्ट पे पहुंचेंगे, अभी एक्सपोर्टर ने तो गुड्स अपने भेज दिए ना, तो गुड्स एक्सपोर्टर ने गुड्स भेज दिए, गुड्स पहुंच गए पोर्ट के ऊपर। पोर्ट पे गुड्स पहुंचने के बाद रोल था कलेक्टिंग बैंक ने बिल प्रेजेंट करना था इंपोर्टर को। इंपोर्टर बिल को एक्सेप्ट करता या पे करता एंड देन वो पोर्ट से अपने कलेक्टिंग बैंक उसको डॉक्यूमेंट दे देता, शिपिंग डॉक्यूमेंट, एंड वो ये डॉक्यूमेंट ले जाके पोर्ट से गुड्स को क्लियर करवा देता। दिस इज हाउ द ट्रांजेक्शन वाज सपोज टू गो। बट गुड्स पोर्ट पे पड़े हैं लेकिन कलेक्टिंग बैंक ने इंपोर्टर को बिल प्रेजेंट करा, उसने एक्सेप्ट या पे नहीं करा। अब एक्स कलेक्टिंग बैंक का क्या काम आ जाता है कि वो अगर उसको इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई हैं बाय एक्सपोर्टर या बाय रिमिटिंग बैंक कि जो भी आपका अगर बिल अनपेड हो जाता है तो गुड्स जो है वेयर हाउस पोर्ट से हटवा के आप किसी वेयर हाउस में स्टोर करवा लो।
तो जो कलेक्टिंग बैंक का रोल क्या आ जाता है कि वो गुड्स को स्टोर करवाएगा एंड उसकी इंश्योरेंस वगैरह करवाएगा। ओके, तो कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटी क्या हो सकती है कि उसको स्टोरेज और इंश्योरेंस गुड्स का अरेंज करना पड़ेगा अगर मीटिंग बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि बिल को प्रोटेस्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ रिमिटिंग बैंक, अगर शेड्यूल में ये चीज जो है हमारी एस्टेब्लिश्ड है। सो प्रोटेस्ट क्या होता है बिल करना, ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अभी ये पॉइंट आप पढ़ के रख लो, बिकॉज आगे चल के आपको समझ आएगा कि प्रोटेस्ट का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक कुछ अनकवर्ड टॉपिक है उसके रिगार्डिंग रिमिटिंग बैंक से इंस्ट्रक्शंस ले सकता है कि मान लो कुछ हो सकता है कि कोई सिचुएशन कवर ना हो हमारे इंस्ट्रक्शंस में, तो उस केस में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिमिटिंग बैंक से ले सकता है। जैसे कि अगर केस ऑफ नीड कॉन्टैक्ट है कोई, तो उसको जो है कॉन्टैक्ट करना, उसको कैसे रीच आउट करना है, ये सारी चीजें वो किससे पूछ सकता है, अपने रिमिटिंग बैंक से पूछ सकता है। केस ऑफ नीड कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जब एक्सपोर्टर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है इन इम्पोर्टर्स कंट्री, तो वो यहाँ पे एक अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है कि अगर कुछ सिचुएशन हो जाती है खराब, इम्पोर्टर पैसे नहीं देता या इम्पोर्टर बिल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन रिलेटेड टू गुड्स हो जाती है, तो उसको डील करने के लिए वहां पे वो अपना एक एजेंट हायर कर सकता है। तो दैट एजेंट इज कॉल्ड द केस ऑफ नीड कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर इम्पोर्टर पेमेंट जब कर देता है, तो कलेक्टिंग बैंक क्या करेगा, उसको रिमिटिंग बैंक को भेज देगा और उसमें चार्जेस जो है वो डिडक्ट कर देगा, जो भी चार्जेस उसके इस्टेब्लिश हुए होंगे एंड प्रोटेस्ट या नोटिंग के जो भी चार्जेस उसको लगे हैं। अगर बिल डिसऑनर हुआ था तो उस केस में वो चार्जेस भी उससे रिकवर कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑनर क्या होता है। अभी जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस करा कि अनपेड होने पे या अनएक्सेप्टेड होने पे जो कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटी क्या क्या होगी, तो बिल का अनपेड होना और बिल का अनएक्सेप्टेड होना, ये दोनों ही कौन सी सिचुएशन है, डिसऑनर ऑफ द बिल। कि बिल, एक होता है कि अगर आपको बिल प्रेजेंट करा गया, बिल प्रेजेंट हुआ, आपने बिल को पे कर दिया या एक्सेप्ट कर दिया, इट मीन्स यू हैव ऑनर्ड द ट्रांजेक्शन, यू हैव कंप्लीटेड द ट्रांजेक्शन। और अगर आपने पे नहीं करा या एक्सेप्ट नहीं करा, तो दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल। तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटी क्या बनती है कि अगर एक्सपोर्टर ने बोला है, अगर एक्सपोर्टर ने या रिमिटिंग बैंक ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप बिल को नोट या प्रोटेस्ट करोगे, तो उसको प्रॉम्प्टली जो है विदाउट डिले उसको नोट या प्रोटेस्ट करना है। अब हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट करना बिल को और बिल को नोट करना ये क्या होता है। तो देखो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस हियर। ट्रांजैक्शन क्या चल रही है, ड्रॉअर ने रिमिटिंग बैंक को, ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ करा, रिमिटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे दिए एंड इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब रिमिटिंग बैंक ने कलेक्टिंग बैंक को सेम इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दिए, राइट। कलेक्टिंग बैंक ड्रॉई के पास गया बिल लेकर कि बिल को एक्सेप्ट कर लो या बिल को पे कर दो, एंड अब ड्रॉई ने क्या करा, ड्रॉई ने बिल को मान लो एक्सेप्ट नहीं करा या पे नहीं करा, मीन्स बिल डिसऑनर हो गया। अब ये जो बिल डिसऑनर हुआ है, इस चीज का कोई हमारे पास लीगल प्रूफ नहीं है, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा, इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, राइट। अब इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी है, इस बात का हमारे पास अभी तक कोई लीगल प्रूफ नहीं है। जस्ट हमें ये पता है कि बैंक हमारा गया था उससे पैसे मांगने, उसने पैसे नहीं दिए या उसने बिल को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। तो इस चीज का लीगल प्रूफ लाने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है कि जब आपका डिसऑनर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे टू द नोटरी पब्लिक। ये जो डिसऑनर का एक्ट हुआ है, इसको आप लेकर जाओगे नोटरी पब्लिक के पास
एंड वहां से आप अपने बिल के ऊपर ये फैक्ट को क्या करवाओगे, नोट करवा लोगे कि हमारा बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, उसने पे नहीं करा या उसने एक्सेप्ट नहीं करा। दिस प्रोसेस नोटरी पब्लिक के पास जाके नोट करवाना, इस चीज को क्या बोलते हैं, नोटिंग ऑफ द बिल। एंड नोटिंग ऑफ द बिल एक प्रीलिमिनरी प्रोसेस है कि हाँ आपका बिल जो है अगर आपने फ्यूचर में उसके ऊपर कोई केस करना है तो उससे पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है कि आपके बिल के ऊपर नोटेड होना चाहिए कि आपका बिल जो है उसने पर्सन ने पे नहीं किया। नाउ आफ्टर नोटिंग, नोटिंग में क्या होता है कि नोटरी पब्लिक जो गवर्नमेंट का पर्सन है, ठीक है, वो जाएगा, इसको बोलेगा कि आप बिल एक्सेप्ट करो, एंड अगर वो नहीं करेगा तो वो ये फैक्ट को नोट कर देगा। तो ये एक तरह से प्रूफ हो गया हमारे पास कि उस पर्सन ने पे नहीं करा। देन ये प्रूफ जो है इट्स लाइक एन एफिडेविट, ठीक है। इसका एक प्रॉपर एविडेंस बनाने के लिए नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है बिल को। प्रोटेस्ट क्या होता है, प्रोटेस्ट एक तरह से सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है फ्रॉम द कोर्ट कि ये बिल आपका पे नहीं किया, ये बिल आपका डिसऑनर हुआ है। तो बेसिकली पूरे प्रोसेस में जब बिल डिसऑनर हो जाता है सबसे पहले नोटिंग होती है कि नोटरी पब्लिक वाला पर्सन जाएगा ड्रॉई के पास, उसको बोलेगा पैसे दे दो। अगर वो पैसे नहीं देता तो वो ये नोट कर देगा बात को। एंड नोट करने के बाद एक फिर ऑफिशियल नोटिस जाता है। अगर उस नोटिस के बाद भी पर्सन जो है नहीं पे करता तो एक्सपोर्टर को एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट मिल जाता है कि आप इस ये एक एविडेंस हो जाता है कि आपका बिल जो है पे नहीं हुआ, एंड इस एविडेंस के बेस के ऊपर वो उस पर्सन के ऊपर केस कर सकता है। तो ये हमारा प्रोसेस है ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। तो हमें क्लियर हो गया कि नोटिंग इज मेयर नोटिंग ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो है बिल पे नहीं हुआ, एंड प्रोटेस्ट क्या आ जाता है, प्रोटेस्ट इज अ सर्टिफिकेट एंड इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। तो अब हम नोटिंग एंड प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या चीज है। तो प्रोटेस्ट क्या है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसऑनर्ड बिल। फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन मींस उसको कोर्ट के थ्रू हम नोटिस भिजवाते हैं कि आपने ये बिल पे नहीं करा है, एंड अगर आप अभी भी इसको एक्सेप्ट या बिल जो भी आपका एक्शन लेने वाला सूटेबल अगर आप नहीं लोगे तो आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन हम ले सकते हैं ना। प्रोटेस्ट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज प्रोटेस्ट करने से जो है रिकोर्स का राइट जो है रिटेन होता है टू दी एक्सपोर्टर। राइट टू रिकोर्स क्या हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिल ऑफ कलेक्शन का हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज का फायदा क्या हमें होता है कि एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर को क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकता है, लेकिन वो पीरियड खत्म होने से पहले पहले अगर वो चाहे तो वो उस बिल को डिस्काउंट करवा के पैसे अपने ले सकता है। तो अगर मान लो बिल डिसऑनर हो गया लेकिन एक्सपोर्टर ऑलरेडी उस बिल के पैसे ले चुका है किसी और पर्सन से, तो अब वो पर्सन क्या करे, वो पर्सन ने इंपोर्टर को बिल भेजा, इंपोर्टर मुकर गया, ठीक है। तो अब वो पर्सन कैसे अपने पैसे रिकवर करेगा, तो अगर प्रोटेस्ट करता है बिल तो उसके पास राइट रह जाता है टू रिकोर्स टू द एक्सपोर्टर, कि आप एक्सपोर्टर के पास जा सकते हो कि हाँ मैंने आपको पैसे दिए थे कि मैं इंपोर्टर से रिकवर कर लूंगा, बट आपका बायर जो है वो पैसे देने से मना कर रहा है, तो आप मुझे पैसे दो क्योंकि मैंने तो आपको दिए पैसे, राइट। तो रिकोर्स का राइट रिटेन होता है विद प्रोटेस्ट, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो भी जब एक्सपोर्टर के पास जाएगा ये बोलने कि आपके इंपोर्टर ने पे नहीं करा, तो हम भी एक्सपोर्टर भी बोलेगा ना कि आपके पास प्रूफ क्या है इस चीज का, तो प्रोटेस्ट उस चीज का एक प्रूफ रहता है। नेक्स्ट रहता है कि कलेक्टिंग बैंक जो है उसको प्रॉम्प्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नोटिंग या प्रोटेस्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रॉम्प्टली फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एक टाइम फ्रेम होता है, एक लीगल टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम के अंदर आपको इसका जो है एक्शन वो लेना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इम्पोर्टर्स बैंक और कलेक्टिंग बैंक। इसके बाद हमने देखा कि नोटिंग ऑफ बिल क्या है, प्रोटेस्ट से पहले बिल को नोट करना जरूरी है। डेट ऑफ नोटिंग, डेट ऑफ नोटिंग एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है कि डिफॉल्ट हुआ किस दिन था। तो अगर आपको कल को उसके ऊपर कुछ चार्जेस डालने हैं या कुछ भी एक्शन लेना है तो उसके लिए डेट ऑफ नोटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो डे ऑफ डिसऑनर या लीगल टाइम फ्रेम में जो भी आपको टाइम अलाउड है, मान लो 3 दिन 4 दिन, कि इतने दिन में आपको बिल को नोट करवाना है तो उसके बीच में आपको नोट करवाना उसको पड़ेगा। देन आ गया कि जब बिल बिल की नोटिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है, मान लो आप जो डिसऑनर बिल हुआ है उसके ऊपर एक्शन आप तब ले सकते हो जब आपने बिल को क्या करवाया है, प्रोटेस्ट करवाया है।
बट मान लो कि आप इम्पोर्टर को जानते हो कि हो सकता है आप उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो कि हाँ मैंने इसको अभी बिल दिया, ये पैसे नहीं दे पाया, हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हुई होगी या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए वो पैसे नहीं दे पाया। आप लीगल एक्शन अभी नहीं लेना चाहते, बट नोटिंग करने से क्या होगा, आपका लीगल एक्शन लेने का वो राइट रिटेन हो जाएगा। मान लो मेरा बिल डिसऑनर हुआ 14 अप्रैल को, ओके, मैंने उसको नोट करवा लिया 16 अप्रैल को विद इन द लीगल टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मुझे अभी एक्शन नहीं लेना इम्पोर्टर के ऊपर, बट नोटिंग करने से क्या हुआ, मान लो अगर मुझे 2-3 महीने बाद भी इम्पोर्टर पे नहीं करता, आफ्टर 3 मंथ्स भी अगर मुझे इम्पोर्टर पे नहीं करता, तो मेरे पास ड्यू टू नोटिंग मेरे पास राइट है कि मैं अब बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करके एक्शन ले सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नोट ना करवाया होता बिल को, डिसऑनर के फैक्ट को मैंने नोट ना करवाया होता, तो मेरा जो प्रोटेस्ट का राइट है वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि मेरा लीगल टाइम फ्रेम जो है वो पास हो चुका था। तो इसलिए नोटिंग का क्या फायदा होता है, व्हेन अ बिल हैज बीन ड्यूली नोटेड द प्रोटेस्ट मे बी सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड एज ऑफ द डेट ऑफ नोटिंग, कि आपने बिल को नोट कर लिया है, जो आपकी बिल का प्रोटेस्ट है वो आपको एक्सटेंड कर सकते हो, आपको अगर अभी एक्शन नहीं लेना आप बाद में एक्शन ले सकते हो। सो दिस इज द केस ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ बिल, जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में आप जो है उसको प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपना लीगल एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट ऑफ बिल्स। जब बिल प्रेजेंट हो जाता है इम्पोर्टर को, तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी ना। सेटलमेंट दो तरह की हो सकती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी जरूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में सेटलमेंट क्या होगी, कि जब कलेक्टिंग बैंक इंपोर्टर के पास बिल लेकर जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जब इंपोर्टर अपनी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको कंप्लीट करेगा, देन कलेक्टिंग बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर इंपोर्टर जो है अपने गुड्स जाकर ला सकता है फ्रॉम द पोर्ट। तो जब तक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे वो गुड्स वहां से नहीं ले सकता, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स हम उसको देंगे कब, दो कंडीशंस पे दे सकते हैं, या तो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट जो होता है, दिस इज मोर लाइक अ कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम, कि आपके गुड्स पोर्ट पे आ गए, पोर्ट पे गुड्स पहुंचने के बाद हमने उसको बिल प्रेजेंट करा, एंड जैसे हमने बिल प्रेजेंट करा हमने कहा आप हमें पैसे दे दो, हम आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, आप अपने गुड्स जाकर ला सकते हो। सो दिस बिल इज ऑल्सो व्हाट, पेबल एट साइट। जैसे ही हमने आपको बिल दिया आप हमें तब पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, सो ऑन डिमांड पेमेंट। डॉक्यूमेंट कब देंगे हम, डॉक्यूमेंट हम तभी साथ में दे देंगे जैसे ही उस पर्सन ने पेमेंट कर दी। नॉर्मली क्या होता है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है इंपोर्टर को बिल प्रेजेंट करने के बाद, कि 3 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट जो है हमें क्लियर कर दो। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेटलमेंट क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में या डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि इंपोर्टर को जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, वो अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं आपको इतने पर्टिकुलर पीरियड के बाद पेमेंट करूंगा, और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे देते हो। सो बेसिकली इस केस में हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, एंड जिस पीरियड के लिए हम क्रेडिट अलाउ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेंस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वाली बिल को हम यूजेंस बिल भी कहते हैं नॉर्मली। इसमें वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस टू पे एट अ सेट डेट, जो भी डेट फिक्स हुई है बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर उनके आपस के अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर, उस डे पे वो पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। देन डॉक्यूमेंट कब हैंड ओवर कर देना है, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया हमने डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देने हैं साथ ही। अब इस केस में नॉर्मली टर्म्स कैसे होंगी, 30 डेज के मल्टीपल में टर्म होती है, या 30 डेज में आप पे कर सकते हो या 60 डेज में पे कर सकते हो। सो दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड। 30 डेज हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं एज पर द एग्रीमेंट, की फ्रॉम साइट भी, कि जिस दिन आपको बिल मिला उससे 30 डेज, या जिस दिन आपको गुड्स मिले उससे 30 डेज। ये प्योरली किसके ऊपर बेस होगा, जो भी एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। एंड द अटैच्ड कलेक्शन इंस्ट्रक्शन वुड स्टेट, या सो जो भी कलेक्शन इंस्ट्रक्शंस होंगी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होएगा
कि रिलीज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या रिलीज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और रिलीज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होती है। ओके, अब हम रिस्क्स देख लेते हैं कि दोनों टाइप की सेटलमेंट में एक्सपोर्टर को क्या रिस्क है। देखो, जो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट वाला ऑप्शन है दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द एक्सपोर्टर, बिकॉज उसको जो है पैसे तभी मिल जाने हैं, उसको पैसे मिलेंगे, उसने गुड्स उसके बाद भेजने हैं। तो एक्सपोर्टर का रिस्क जो है वो काफी कम होता है इन केस ऑफ डीपी। ठीक है, अगर इम्पोर्टर मना कर देता है मान लो पेमेंट करने से, तो एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, एक्सपोर्टर अपने गुड्स वो किसी और को भी वहां पे बेच सकता है उस कंट्री में, या अपने गुड्स जो है वो कह सकते हैं कि आप ऑक्शन में बिकवा दो, क्योंकि गुड्स का कंट्रोल अभी एक्सपोर्टर ने दिया नहीं है। गुड्स का कंट्रोल कब जाएगा, जब वो पेमेंट कर देगा इम्पोर्टर। अगर पेमेंट नहीं करी, गुड्स का कंट्रोल एक्सपोर्टर के पास है, वो कुछ भी एक्शन लेके रिकवर कर सकता है। अपना वो केस ऑफ नीड कॉन्टैक्ट भी अरेंज कर सकता है टू मेक दिस अरेंजमेंट। राइट, हमने पढ़ा था कि केस ऑफ नीड एजेंट क्या होता है, जो भी इन केस ऑफ डिसऑनर जो भी एक्शन लेना है उसके लिए पर्सन एक हायर करते हैं, उसको केस ऑफ नीड एजेंट बोलते हैं। तो एक्सपोर्टर पूरी तरह से सेफ है इस केस में। अगर उसने पैसे नहीं दिए, गुड्स वो किसी और को बेच सकता है, बिल को प्रोटेस्ट करवा सकता है। सो दीज आर द रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर विच आर मिनिमल, राइट। हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रिस्क हो सकता है कि मैंने फिक्स किया था कि कंट्री एक्स में मैंने मान लो ए के साथ डील करी थी, मेरी 100 पर यूनिट की डील हुई थी। अब मैं जब बी को बेचने जाऊंगी, हो सकता है मुझे 90 रुपए ही मिले, तो इतना लॉस होने का रिस्क जो हमारा रह सकता है। दिस इज अ रिस्क दैट इज टेकन बाय द एक्सपोर्टर, बट गुड्स का कंट्रोल जो है वो उसी के पास होता है, तो इट इज मिनिमम। नाउ, रिस्क इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, तो इस केस में रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उसके प्रॉमिस के बेस के ऊपर हम उसको गुड्स दे रहे हैं। अब हो सकता है वो कल को हमें पे करे ना करे, तो यहाँ पे गुड्स का कंट्रोल तो चला गया। जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करे, हमने जैसे ही उसने बिल एक्सेप्ट करा, हमने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स उसको भेज दिए, हमारा गुड्स के ऊपर से कंट्रोल गया, राइट। तो इस केस में जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। ना, अभी क्या हो सकता है, इम्पोर्टर मना कर सकता है पेमेंट करने से, या हो सकता है इम्पोर्टर ने जो गुड्स मंगवाए थे उसको पसंद नहीं आए, या इम्पोर्टर कह रहा है कि ये गुड्स तो अभी मार्केट में बिक ही नहीं रहे, मैं पे नहीं करूंगा। या कई बार ये भी होता है कि इम्पोर्टर की इंटेंशन ही फ्रॉड करने की थी। अब जिस पर्सन की इंटेंशन ही फ्रॉड करने की थी, तो उस केस में तो हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो एक्सपोर्टर का रिस्क जो है यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि इम्पोर्टर ने बिल तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको इतने दिन बाद पे करूंगा, अब वो पर्सन बैंकक्रप्ट हो गया। तो बैंकक्रप्ट हो गया तो फिर तो पूरा ही अलग से इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर चलेगा, वो जो 1 रुपए के अगेंस्ट 20 पैसे 15 पैसे कुछ जो मिलना होगा वो ही उसको रिकवर होएगा। तो इस केस में रिस्क जो है वो काफी ज्यादा रहता है। तो ये हमारे दो सेटलमेंट के टाइप्स थे इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। या तो आप पेमेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट दे सकते हो, या आप एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट दे सकते हो डॉक्यूमेंट, राइट। अब एक थर्ड टाइप का भी एक निकल के आता है, लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक थर्ड टाइप का भी हमारा सेटलमेंट निकल के आता है, जो कि होता है यूजेस डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो ये टर्म हम समझते हैं, इसके नाम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखो, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट तो हम तभी देंगे आपको, शिपिंग डॉक्यूमेंट, जब आप हमें पैसे दोगे। तो है तो ये कैश ऑन डिलीवरी टाइप के सिस्टम, बट इसमें यूजेस हम एक टर्म आपको अलाउ कर रहे हैं। वो हम क्यों कर रहे हैं, देखो क्या होता है। मैंने गुड्स भेजे हैं शिप से, राइट, फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी। अब शिप से गुड्स जाने में मान लो उसको लगते हैं 20 दिन, राइट। बट जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने करे हैं मेल के थ्रू, कुरियर, तो मान लो एयर मेल के थ्रू हुए हैं, तो ये तो पहुंच गए 3-4 दिन में, है ना। अब इम्पोर्टर के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए 3-4 दिन में ही, लेकिन गुड्स अभी हमारे पहुंचे नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टर अगर पेमेंट कर देगा पहले, शिप के आने से पहले ही उसने अगर पेमेंट कर दी, तो थोड़ा सा रिस्क इम्पोर्टर के ऊपर भी रह जाता है, राइट। कि उसने बिल डॉक्यूमेंट पेमेंट कर दी, अभी गुड्स मान लो रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो ये रिस्क से बचने के लिए वो क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपको जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, राइट,
तो उसमें हम एक फिक्स डेट सेट कर लेते हैं कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो हमने ये डे डिसाइड कर लिया कि जो आपको बिल जब भी मिलेगा उसके बाद 4 दिन बाद या जब भी शिप अराइव होगी आपकी कंट्री में तब आप हमें पेमेंट करो। तो इस केस में क्या होगा, इम्पोर्टर भी सेफ है एंड एक्सपोर्टर एंड उसका बैंक तो सेफ होके चल ही रहा था। तो इसमें बस यही है कि पेमेंट करने पे ही हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम अलाउ कर देते हैं ताकि इम्पोर्टर का रिस्क भी कवर हो सके। So this is it कि uses DP bill is arrangement where buyer accepts the bill payable at specified future date but does not receive document until he has actually paid for them। तो वो फ्यूचर डेट जो है वो नॉर्मली हम अगर सोचो तो वो शिपमेंट डेट ही होती है, बट कुछ भी आपस में एग्रीमेंट के ऊपर वो डिसाइड कर सकते हैं कि 3 दिन में 4 दिन में, बट डॉक्यूमेंट तभी मिलेंगे जब आप पे करोगे एक्चुअली। तो ये रीजन हमने ये समझ लिया कि सी से टाइम लगता है एंड एयर मेल से जल्दी आता है, तो गुड्स इम्पोर्टर का रिस्क भी हम कवर कर रहे हैं। ये मेथड ऑफ पेमेंट हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट एक हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है, सो वी शुड स्टडी दिस। या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में एक और शेड्यूल, कवरिंग शेड्यूल वो फॉलो कर सकते हैं कि आप सिंपली जो है पेमेंट कब तक डेफर कर दो, जब तक आपका वेसल जो भी गुड्स को कैरी कर रहा है वो आ नहीं जाता तब तक के लिए आप पेमेंट को डेफर कर दो। तो अलग अलग टाइप के यूजर्स बिल होते हैं जिसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज द टॉपिक यूजर्स डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, अब हम एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे सेटलमेंट के बेसिस के ऊपर, तो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अभी हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्टर को एंड इम्पोर्टर को। तो पेमेंट के अगेंस्ट जब वो डॉक्यूमेंट देगा तो उसमें क्या होएगा, रिस्क उसका बहुत ही कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में उसको तब तक नहीं हमने देने जब तक वो पे नहीं कर देता, तो रिस्क एक्सपोर्टर के लिए काफी कम है। एंड लेस कॉस्टली देन अ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में उसको काफी ज्यादा झंझट पड़ जाता है एक्सपोर्टर को कि वो बैंक के पास जाएगा, नेगोशिएट करवाएगा, देन उसको पेमेंट मिलेगी। सो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट उसके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है, तो वो ये चीज चूज कर सकता है। एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में उसको क्या फायदा है, ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट से कम कॉस्टली है बिकॉज बैंक्स का रोल काफी मिनिमल है। बैंक से हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, बैंक कोई गारंटी नहीं ले रहे, इसलिए हमारा कॉस्टली कम पड़ रहा है एज कम्पेयर टू लेटर ऑफ क्रेडिट। बट एंड इस केस में ये भी है कि अगर पर्सन जो है वो डिसऑनर कर देता है तो हम बिल को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस टू द एक्सपोर्टर। नाउ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में इम्पोर्टर को क्या एडवांटेज है, इम्पोर्टर जब पेमेंट कर रहा है उससे पहले वो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है कि डॉक्यूमेंट सारे सही भी हैं या नहीं है। अगर मान लो कि एक्सपोर्टर ने पैसे तो ले लिए बट गुड्स उसने सही नहीं भेजे थे या उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी थी, तो क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके उसके अगेंस्ट पेमेंट करी है, तो ये भी एक लीगल जो है रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का। तो इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर जो है अगर कुछ भी उसके साथ कोई भी उसको ऐसा लगता है एग्रीमेंट की टर्म सेटिस्फाई नहीं हुई तो उस केस में वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उसको लाइन ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है इम्पोर्टर के ऊपर, तो इम्पोर्टर के लिए ये कम कॉस्टली रहता है इम्पोर्टर के लिए भी, क्योंकि लाइन लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए उसको पहले बैंक से क्रेडिट की अपनी वो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये सब कुछ उसको नहीं करना पड़ रहा। एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या है कि गुड्स उसको जो है मिल रहे हैं बिफोर मेकिंग द पेमेंट, तो वो गुड्स को चेक कर सकता है एंड गुड्स को एक्चुअली बेचने के बाद पैसे रिकवर करके भी पेमेंट कर सकता है, तो यहाँ पे इम्पोर्टर को फायदा रहता है, उसको क्रेडिट पीरियड भी अलाउ हो रहा है, राइट। तो ये बेनिफिट उसको रहता है। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। डिसएडवांटेजेस भी हम सिमिलरली पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है कि जब इम्पोर्टर को बिल गया उसने पेमेंट करने से ही मना कर दिया, तो फिर एक्सपोर्टर को एक फुल अपना जो भी कॉन्टिजेंसी प्लान उसने बनाया था वो सारे स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो उसका काम बढ़ सकता है यहाँ पे। एंड
इस केस में उसका रिस्क जो है सिर्फ वो बिल ओनर होने का या गुड्स का कंट्रोल ना जाने का उसका कवर हो रहा है, लेकिन कंट्री रिस्क, करेंसी रिस्क, ये सारे उसके इसमें हेज नहीं हो रहे, ये रिस्क उसको अभी भी रहते हैं। इम्पोर्टर को क्या नुकसान है? इम्पोर्टर जो है डॉक्यूमेंट्स तब तक नहीं मिलेंगे उसको जब तक उसने एक्चुअली पेमेंट नहीं करी। तो इसको अगर उसकी लिक्विडिटी पोजीशन मान लो उस दिन अच्छी नहीं है, तो उसको गुड्स को वेट करवाना पड़ेगा वहां पे, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसको गुड्स मिलेंगे नहीं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या है कि अगर हो सकता है सबसे पहले वो पर्सन बिल एक्सेप्ट ही ना करे, एक्सेप्ट ही नहीं करा, फिर हमें पूरा एक्शन लेना पड़ेगा, नोट करो, प्रोटेस्ट करो, उसको बार बार रिकवर करने को बोलो, राइट। एंड सेम पॉइंट यही आ गया कि बाकी के रिस्क हेज नहीं होते, इसमें सिर्फ पेमेंट वाला रिस्क हेज होता है। इम्पोर्टर जो है वो बिल एक्सेप्ट करके पे करेगा, हम गुड्स सभी देंगे, ये फायदा है, हमारे गुड्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है। बट फिर भी एक कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर को रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें बैंक अपनी तरफ से कोई गारंटी नहीं दे रहा। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, बैंक गारंटी देता है कि अगर आप इम्पोर्टर नहीं पे करेगा हम आपको पैसे देंगे, बट इस केस में बैंक ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा, तो वो रिस्क यहाँ पे एक्सपोर्टर को रहता ही है, राइट। एंड इम्पोर्टर के केस में क्या है कि अगर उसने बिल मान लो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में उसने कहा था कि मैं 3 महीने में पे करूंगा, लेकिन मान लो उसकी 3 महीने खत्म होने के बाद वो पे नहीं कर पाया, लेकिन उसने 4 दिन बाद ही चाहे पेमेंट कर दी, उसके ऊपर लीगल लाइबिलिटी फिर भी बन जाती है। मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में था कि अगर आपने एक भी दिन लेट किया तो आपको इतनी पेनल्टी पड़ेगी, तो वो सारी लाइबिलिटी उसके ऊपर रह जाती है। एंड अगर उसके ऊपर लीगल केस कर देता है मान लो इतनी देर में ही एक्सपोर्टर, तो उसके बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो इफेक्ट हो सकती है। सो दिस इज द रिस्क एनालिसिस हेयर। तो रिस्क अगर हम समझें इस केस में, ओपन अकाउंट एंड एडवांस पेमेंट का तो हमने देख लिया था। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के केस में ज्यादा रिस्क किसको है, एक्सपोर्टर को है, एंड कम रिस्क किसको है, इम्पोर्टर को है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करके गुड्स ले सकता है, उसको पेमेंट बाद में करनी है, तो यहाँ पे इम्पोर्टर को कम रिस्क है, लेकिन एक्सपोर्टर को ज्यादा रिस्क है क्योंकि पेमेंट उसको मिली नहीं है, उसने पहले गुड्स उसको दे दिए। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में एक्सपोर्टर सेफ होके चलता है तो उसको कम रिस्क है, एंड इम्पोर्टर को इस केस में जो है रिस्क ज्यादा रहता है। सो दिस वाज द टॉपिक डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। सो आई होप इट वाज क्लियर इनफ, एंड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क द डाउट। थैंक सो मच। अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो ये टॉपिक हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे।